हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के कुछ क्वेश्चंस की जो उनके दिमाग में आते हैं और उनका सॉल्यूशन कोई सटीक तरीके से नहीं बता पाता। और यदि आपको इस वीडियो देखने के बाद कुछ और क्वेश्चन भी दिमाग में आते हैं, देखते देखते आते हैं, तो कमेंट में जरूर डालें। मैं चाहूंगा कि हमारे पास इस वीडियो पे 1000-2000 कमेंट आए। जो भी आप जिस तरीके से समझते हो, कोई आपको जज करने के लिए नहीं है, आपके जेन्युइन क्वेश्चंस के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन कि सर फिजिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है। बहुत बच्चे घबराए हुए हैं, 10th के बाद 11th में आए हुए हैं। उन्होंने सोचा था कि पेपर से 2 दिन पहले हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे और हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो अब उन्हें लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है। और ये चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी जिस दिन उनका एग्जाम होगा, और एग्जाम से देने के बाद उन्हें थोड़ा सा और अलग लगेगा कि यार मजा नहीं आया पेपर के अंदर, थोड़ा सा और पढ़ लेते तो शायद पेपर अच्छा चला जाता। दूसरी चीज, काफी बार बच्चों को लगता है कि सर मैं फिजिक्स के लिए बहुत मेहनत करता हूं, पर उतनी मेहनत के बावजूद मेरे मार्क्स उतने नहीं आ रहे जितना मैं सोचता हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि भाई एक तो फिजिक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है। बच्चों, यदि हमें तरीका सही मिल गया तो जितना हम सोचेंगे उतने ही मार्क्स आएंगे। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी राज्य में पढ़ते हो, किसी भी देश में पढ़ते हो, टीचर मार्क्स नहीं काट सकता जब तक बच्चा अलाउ ना करे तब तक। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। तीसरी चीज हमारे पास, सर एक तो तरीका होता है हमारा 2, 4, 6 महीने के लिए, और एक तरीका होता है लास्ट 2 दिन के लिए, लास्ट डे के लिए, तो क्या करें। तो आइए बात करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बच्चों कि सही तरीका क्या है। देखिए, सही तरीका डिसाइड करता है पेपर कैसा बनता है। और पेपर का सही तरीका क्या है, हमारा फिजिक्स का पेपर बच्चों 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। 3 बोलो या फिर हम उसे 4 बोल सकते हैं, क्योंकि थ्योरी को हम लगभग 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, जैसे कि डेफिनेशन और डेरिवेशन, 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन में एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है, तो टीचर यदि आपसे पूछ ले डिफाइन द एंगल ऑफ रिपोज, डिफाइन एंगुलर एक्सीलरेशन, डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो हम उन सब चीजों को डिफाइन डेफिनेशन में कवर कर लेते हैं। तो आपको पहली चीज तो टॉपिक वाइज सभी चीजों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे। दूसरी चीज, आपको जितनी भी उस चैप्टर के अंदर डेरिवेशन है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 2 चीज पॉइंट ये हो गया। दैट मींस यदि चैप्टर थ्योरेटिकल ज्यादा आता है, उस टाइम पर आप बोलोगे सर पेपर मुझसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। तो ये वाली चीज उनके लिए है जिन बच्चों को बायोलॉजी बहुत पसंद है, जिनको थ्योरी बहुत पसंद है बच्चों को, पर वो साइंस लेके बैठे हुए हैं, पर उनको फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि थ्योरेटिकल पेपर आ जाए तो आप चैंपियन हो। दूसरी चीज ये है न्यूमेरिकल की। भाई न्यूमेरिकल बच्चों डिपेंड करता है हर स्कूल के टीचर के ऊपर। सीबीएसई क्लास 12th के लिए हमारी प्लानिंग अलग होती है और स्कूल्स के लिए बात करें तो अलग होती है। टीचर को फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है, आपके कंसेप्ट के ऊपर बहुत जोर देता है, तो वो न्यूमेरिकल ज्यादा डाल सकता है। ठीक है, रेशियो किस तरीके का होता है 11th में, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है हमारे पास कितने मार्क्स के ही न्यूमेरिकल दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि थ्योरी से बच्चे का कंसेप्ट चेक नहीं कर सकते। कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ही चेक होती है। जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब मैं बताऊं, जैसे न्यूमेरिकल का तो मतलब आप सभी को पता ही है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं एक मेटल बॉल को जमीन पे फेंकूं और एक रबर बॉल को जमीन पे फेंकूं, तो बताइए कौन सी बॉल ऊपर जाएगी। इसमें आंसर आपका क्या रहेगा, बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आंसर के पीछे रीजन क्या है। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो हम बोलेंगे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बच्चों, पेपर आपका कभी भी डिसाइड नहीं हो सकता क्लास 11th में कि आपके मार्क्स किस तरीके से कौन डिसाइड करेगा। और क्योंकि पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा डालेगा, न्यूमेरिकल ज्यादा डालेगा, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। अब चीज ये निकल कर आती है, चलो ठीक है सर, ये हम समझ गए कि हमको तीनों चीजें पढ़नी है, मतलब चारों चीज, डेरिवेशन, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल, और ये यदि आप इसमें से कुछ भी छोड़ के जाते हो तो आप फिर बाद में यही बोलोगे कि यार यही क्वेश्चन मैंने आज मॉर्निंग में देखा था और ये पेपर में आ गया, पर मुझे आता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार पढ़ाई तो बहुत की थी, मेरी किस्मत इतनी खराब है, जो मैं पोर्शन छोड़ के जाता हूं ना वही पेपर में आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट बोलने को मिलती है। कुछ बच्चे जब पेपर देके आएंगे तो बोलते हैं भाई तेरे भाई के मार्क्स भी आ सकते थे यदि थोड़ा सा पढ़ लेता तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो ऐसी स्टेटमेंट बोल देते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं सही तरीका क्या है। भाई पहला तरीका और सही तरीका हमारे पास फिजिक्स के लिए ये है कि भाई आप सभी
चेक लिस्ट बनाइए। ये कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि जो मैं छोड़ के जाता हूं वही पेपर में आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, चैप्टर है हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर का। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप सभी ने हालांकि शायद ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो मेरे बोलते वक्त आप सभी उसको दिमाग में सोचो, थ्योरी क्या है उसकी और उसका फॉर्मूला क्या है। यदि आप बता पा रहे हो दैट मींस आप रिवीजन सही कर पा रहे हो। पहली चीज तो बच्चों मैं आपको बताऊं, मैंने वर्क एनर्जी पावर का यदि मैं एज ए स्टूडेंट देखूं तो मेरे को सबसे पहले बनानी है चेकलिस्ट, क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं है उस चैप्टर में टॉपिक क्या है और क्या क्या आ सकते हैं तो मैं तैयारी कैसे करूंगा। तो भाई पहले हमारे पास रहा ये एक पेज, दूसरा पेज ये रहा और तीसरा पेज ये रहा। 3 पेज में हमारे पास टोटल टॉपिक्स को मिला के हमने चेकलिस्ट तैयार कर ली है। आइए पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। जैसे आपसे बोला जाए वर्क क्या होता है, बच्चा कह रहा है सर मैंने पूरा चैप्टर तैयार कर लिया है पर मुझे वर्क की डेफिनेशन ही याद नहीं है। और सिंपल सा पूछ ले टीचर डिफाइन द टर्म वर्क, और आप नहीं लिख पा रहे क्योंकि आपने उस शब्द के बाद में सोचा ही नहीं था कि पेपर में आ सकता था। यदि मेरी चेक लिस्ट में है तो मैं बोलूंगा वर्क मुझे आता है, मैं डेफिनेशन लिखूंगा और डेफिनेशन लिखने के बाद बता दूंगा कि मुझे वर्क पता है। दूसरी चीज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब वर्क डन हमारा बच्चों जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इन तीनों के एग्जांपल आपके जुबान पर 2-3 एग्जांपल तो याद होने चाहिए और वो वर्क डन जीरो क्यों है वो भी पता होना चाहिए। कंसेप्चुअली नहीं पता इसलिए हमारे पास चीज है। डायमेंशन क्या होती है वर्क की, उसके बाद वर्क डन रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, मतलब जो आप वेक्टर फॉर्म लिखते हो तो क्या रहेगा, वर्क डन इन वेरिएबल फॉर्म क्या रहेगा, एनर्जीज कितने टाइप की होती है। अब आपके पास क्या है, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, फॉर्मूला याद है हमें, इंडेक्स को देखकर आप रिवाइज कर पा रहे हो। दूसरी चीज सर इसकी तो डेरिवेशन भी थी तो हम इस पर डी लिख लेंगे, सर इसकी भी डेरिवेशन थी हम इसकी डी लिख लेंगे, इसकी डेरिवेशन सर इसकी डी लिख लेंगे। और गई फोर्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसकी डेरिवेशन नहीं है पर इसकी न्यूमेरिकल बहुत है भाई। तो आपको हर टॉपिक के ऊपर ये लिखना है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसकी डेरिवेशन आ सकती है, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि आप देखो 2 तरीके हैं, यदि आप 70 आउट ऑफ 70 लाना चाहते हैं और आपको ये टॉपिक बच्चों बहुत अच्छे से पता है लेकिन आपको सिर्फ डेफिनेशन पता थी और आगे डेरिवेशन, फिर वही बोलोगे यार जो मैं छोड़ के आता हूं ना वही पेपर में आ जाता है। दूसरी चीज यदि डेफिनेशन याद है, डेरिवेशन याद है और न्यूमेरिकल नहीं पता तो न्यूमेरिकल का क्या करें। तो न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 2-4 करने पड़ेंगे जिससे कि आपको ये प्रैक्टिकली बेस्ड एप्लीकेशन में अप्लाई करना सीख जाओ। और चौथी चीज हमारे पास थी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको एस.एल. अरोरा, आपके पास बुक आती है एस.एल. अरोरा या फिर प्रदीप ले लो, आप प्रदीप मिल जाएगी। एच.सी. वर्मा भी यदि आप पढ़ते हो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप 1, ऑब्जेक्टिव टाइप 2 में एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। आप उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करके आपका कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर कर सकते हो। तो मेरे को जो लगता है बच्चे जो बोलते हैं ना सर जितना हम सोचते हैं उतने मार्क्स नहीं आते, एक्चुअली वो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट छोड़ रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगता है कि बच्चों आप सबके पास जो चेकलिस्ट वाला पॉइंट है वो आप प्रिपेयर नहीं करते। आप रैंडमली पढ़ रहे होते हो, टीचर ने कितना पढ़ा दिया है आपने कभी देखा ही नहीं कि सिलेबस कितना है हमारा, सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आप सभी अभी जाकर यदि आपके 1-2 दिन बचे हुए हैं, हमें नहीं लाने भाई 70 आउट ऑफ 70, हमें लाने हैं 23, 30, 35। तो आप यदि आपके स्कूल के अंदर बच्चों 5 चैप्टर आ रहे हैं तो 5 में से प्रिपेयर करके जाओ 3 चैप्टर। यदि आपकी टीचर ने ब्लूप्रिंट आपको दे दिया है तो ब्लूप्रिंट को फॉलो करो, 2 से 3 चैप्टर तैयार करके जाओ। यदि आप 5 के 5 चैप्टर पे लगे रहोगे तो आप पेपर नहीं कर पाओगे भाई। तो ये रही हमारे लिए, ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। और मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपने थॉट्स को बताएं कि सर हम ये सोचते हैं इस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आपके 5, 7, 10 क्वेश्चन को कलेक्ट करके हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।